मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुल्की सियासत से जुड़े बहुत सारे सवाल आते हैं। वैसे सबसे आम सवाल तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह की सियासत कर रही है और जो जारहाना रवैया हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये जो सियासत है वो क्या रुख इख्तियार करती है। और सबसे आम चीज़ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत है और जो केसेस हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो कितने जुड़े हुए हैं। केसेस के हवाले से हमने देखा कि शरीफ चेयरपर्सन जो है वो पेश हुए, चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो को बुलाया गया, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को बुलाया गया। इन सब की जो पेशियाँ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर, ये जो पेशियाँ हैं, ये कानूनी मुकदमात हैं, किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं, ये अहम सवाल है। इसके अलावा जो दूसरा अहम सवाल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हवाले से है। अब जबकि हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो सरदारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेहरा बनते जा रहे हैं, जो ट्रेन मार्च हो, जलसे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो, उसमें बिलावल भुट्टो सरदारी जो है वो अब हमें वो लीड में नजर आते हैं। तो बिलावल भुट्टो सरदारी अब जबकि वो पार्टी की क़यादत कर रहे हैं, पार्टी को जो है वो चला रहे हैं, तो पार्टी जो है वो अब किस फिगर पर चलेगी, पार्टी की जो पॉलिसी है वो क्या रुख इख्तियार करती है। ये पॉलिसी जो है वो कलअदम तंजीमों के हवाले से, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो सवाल आते हैं, फिर 18वीं तरमीम के हवाले से जो सवाल आते हैं तो वो भी बड़े अहम है। और फिर जो खारजा पॉलिसी है उस पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो आउटलुक जो है वो अब क्या है, ये भी अहम सवाल होगा। और शायद सबसे जो अहम सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल वो है पार्टी के अंदरूनी सियासत के हवाले से। तो पार्टी को आने वाले दिनों में जो अहम फैसले लेने हैं उनमें बिलावल भुट्टो सरदारी का जो है वो किरदार क्या होगा, क्या वो उसी तरह से लीड लेते हुए नजर आएंगे या जो है वो पार्टी अभी भी जो है वो उन्हें चला रही है। तो ये वो तमाम सवालात हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत से जुड़े हुए हैं। और आज इन्हीं सवालात पर बात करने के लिए हमारे लिए खुसूसी तौर पर जो है वो टाइम निकाला है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो सरदारी साहब। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आई नो इट्स बिन अ बिजी डे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अब मैं सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा ये डिसीजन जो है वो बाहर आने का, हमने देखा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज पर बात करते रहे, बट ये लोगों तक पहुंचने का और अपनी लीडरशिप को बाहर लेकर निकलने का ये फैसला क्यों किया? देखो, मैं जब से 2016 से सियासत में एक्टिविटी कराया तो साथ ही साथ हमारा जो पब्लिक इंगेजमेंट है, अवामी रब्ता वो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो भी ऑब्वियसली दैट इज इंक्रीज। हर साल जैसे आप करी खुदा बख्श जाते हैं तो फौरन कायदे अवाम को खराज अकीदत पेश करने के लिए इस साल ये जाना चाह रहे थे। और हमारा जो सखर का एयर स्पेस वो अब तक बंद है, तो इसलिए हमने फैसला कर लिया कि हम ट्रेन के ज़रिए से जाएंगे। ये तो 3-4 दिन के नोटिस पे हुआ, कोई बड़ा प्लान किस्म का डिसीजन नहीं था। शायद ये भी तासुर कहीं ना कहीं जा रहा है कि शायद आप किसी बड़े मार्च की तैयारी कर रहे हैं। देखो, हुकूमत को गिराने की बात हो रही है, ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च की बात हो रही है। जब आपका हुकूमत जो है ना 6 वोट्स का हुकूमत होता है तो हर वक्त इनसिक्योर रहता है, हर चीज़ को एक किस्म का थ्रेट समझ के देखते हैं। जैसे मैंने कहा, ये कोई लॉन्ग मार्च नहीं है, हम सिर्फ गरीब खुदा बख्श लड़काना जा रहे हैं और ट्रेन से जाने हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जगह जगह पाकिस्तान के अवाम ने हमारा शानदार इस्तकबाल किया। इतना गर्मी के बावजूद इतना जोश और जज्बे के साथ इतना बड़ा तादाद में आना
खुशी की बात है और हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉल देती है लॉन्ग मार्च की या ट्रेन मार्च की तो फिर उनको पता चलेगा कि एहतजाज क्या होता है और कैसा होता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं बिलावल साहब के आपका रवैया बड़ा जारहाना हो गया है, बहुत कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स जो है शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जो है वो करना चाहते हैं। देखो, मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा असूलों की सियासत करता रहा हूँ, नज़रियाती सियासत करता रहा हूँ और आप जब भी मैं पब्लिक से इंगेज करते हैं, इशू से इंगेज करते हैं, मैं पैशनेटली फील करता हूँ तो फिर पैशनेटली इंगेज करता हूँ। जैसे कि जब APS से पहले भी जब दहशतगर्दी के वाक़े पूरे पाकिस्तान में हो रहे तो मैं बड़ा अग्रेसिवली कैंपेन कर रहा था कि हमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कदम उठाना पड़ेगा, फैसले लेने पड़ेंगे, एक्शन लेना। जो भी इशू हम उठाते हैं पैशनेटली उठाते हैं। जब से हम पार्लियामान में आए हैं तो तब से ऑब्वियसली मेरा जिम्मेदारी है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट्री लीडर भी हूँ तो अपोजिशन का किरदार मेरा काम भी है, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे अब थोड़ा ज़रा इश्यूज़ की तरफ आते हैं। जिन इश्यूज़ पर नेशनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त बात हो रही है और उनमें शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस इशू को अपने आप से सबसे ज़्यादा करीब समझती है वो 18th अमेंडमेंट का इशू। क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि 18th अमेंडमेंट के साथ कोई छेड़खानी करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ से हम ये आर्गूमेंट सुनते हैं कि ऐसी ना तो कोई बिल जो है वो टेबल हो रहा है, ना ऐसी कोई कोशिश हो रही है, तो फिर ये कहाँ से ख्याल आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये हो रहा है? थैंक यू। एक तो ये ख्याल आज से नहीं, ये बात मैं आज से नहीं कर रहा हूँ। मेरा पूरा इलेक्शन कैंपेन में मेरा थीम था, मेरा एक टॉपिक था, मैं बात करता रहा, आवाम को बताता रहा कि ये कठपुतली हुकूमत उठाना चाहते हैं और 18वीं आइन को ख़त्म करना चाहते हैं, NFC अवार्ड को अंडरमाइन करना चाहते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इनका इंटेंशंस था और मैं समझता हूँ कि उनके वज़ीर खुद कर कहते हैं हम 18वीं आइन के ख़िलाफ़ हैं। वो दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग द 18th अमेंडमेंट, वो they're not running by the constitution, they're not running by the rule of law। और इसके अलावा हमें हमारे सामने सब कुछ हो रहा है, ये जो साजिश है 18वीं आइन के खिलाफ। आप देख लें कि कैसे सिंध के हॉस्पिटल्स, जैसे कि हमारा NICBD का हॉस्पिटल है जो एशिया का सबसे बड़ा दिल का हॉस्पिटल है जहाँ मुफ्त इलाज होता है, और ये सिंध हुकूमत का, पीपल्स पार्टी हुकूमत का कारनामा है। हमारा मेहनत की वजह से, सिंध के अवाम की पैसा की वजह से हमने इस इंस्टीट्यूशन को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का इंस्टीट्यूशन बना दिया। इसी तरह हमने NICH जो चाइल्ड का हॉस्पिटल था उसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का हॉस्पिटल बना, और JPMC को भी हमने इतना इम्प्रूव कर दिया यहाँ तक कि हमने साइबर माइंड टेक्नोलॉजी का मशीन ले आकर जो कि कैंसर का मुफ्त इलाज करवाता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू, इसी हॉस्पिटल है। और इन तीनों यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स को वफाक छीन नहीं है सिंध से, तो ये 18वीं आइन की खिलाफ वर्जी है। जिस तरीके से सिंध को, छोटे सूबों को उनका वसाइल, उनके पैसे, उनका रिसोर्सेज नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त सिंध का 120 अरब रुपया जो सिंध का अपना पैसा है, जो हमारा ऑफिसर्स का तनख्वाह है, हमारा डेवलपमेंट फंड है, हमारा स्कूल्स के हॉस्पिटल्स का फंड है, वो वफाक हमें नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 18वीं आइन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, NFC अवार्ड के खिलाफ साजिश है, और मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा। और क्यों नहीं उठाऊँ? 18वीं आइन के लिए 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, वो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ आइन है। इस 18वीं तरमीम के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 30 साल जदोजहद शहादत कबूल की। इस कानून में हमारे कारकुन के खून शामिल है, हमारा पसीना शामिल है, हमारा जदोजहद शामिल है, हम इस पर आंच नहीं आने देंगे। बिलावल साहब, क्या आप और स्पेसिफिक होंगे कि क्या जो माइंडसेट है जो 18वीं तरमीम को जो है वो बदलना चाहता है, या इमरान खान की हुकूमत है
जो इस तरमीम को जो है देखो दोनों चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि खान साहब की जो हुकूमत है, जो उनके पार्टी के वज़ीर है, वो खुद फिर कहते हैं कि हम कानूनी आइन के खिलाफ है, और एक माइंडसेट है तो जो गैर जमहूरी माइंडसेट है, एंटी फेडरल माइंडसेट है, जो वन यूनिट कायम करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की वफाक के लिए ख़तरा होगा, ये पाकिस्तान की यूनिटी के लिए ख़तरा होगा, और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक जमहूरी तरीके से चल सकता है। हमारी गुफ्तगू अभी जारी है, कुछ और भी सवाल हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत से जुड़े हैं। वो सवाल हम चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। बिलावल भुट्टो जो है वो कोई भारतीय बयानिया जो है वो बयान कर रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो मैं समझता हूँ कि इस किस्म का बचकाना बयान देकर the government is undermining their own hand, because it's sort of a lose-lose situation for the government. जो पार्टी दहशतगर्दों के खिलाफ बोलती है, कलदन तंजीमों के खिलाफ बोलती है, दहशतगर्दों को बार बार लड़काता है, जब आप खामोश थे, डरा हुआ था, अब उनको जब वो आवाज़ उठाते हैं कलदन तंजीमों के खिलाफ, अब उनको मुल्क दुश्मन करार देते, तो that undermines your own position. फॉरेन पॉलिसी की तरफ, जो है एक ऐसा इशू है जहाँ पर सिविलियन हुकूमत के बारे में जो है वो कहा जाता है कि अक्सर यहाँ पर हुकूमतों के हाथ भी बंधे होते हैं, हुकूमतें परफॉर्म भी नहीं कर पाती। आपका पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को लेकर विजन क्या है? कैसा पाकिस्तान आप एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में है वो देखना चाहते हैं? देखो मैं समझता हूँ कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, तब हमारा फॉरेन पॉलिसी जो है वो बड़ा एक्टिव रहा है, और जब भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी माइलस्टोन्स कामयाब किए हैं और हासिल किए हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुए हैं हमेशा। चाहे वो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का वक्त हो, या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वक्त हो, या सदर ज़रदारी का वक्त हो, हमेशा हमारा फॉरेन पॉलिसी बड़ा प्रो एक्टिव फॉरेन पॉलिसी रहा है। हम इंटरनेशनली किसी का दबाव में नहीं आते हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखते हैं, सबके साथ हमारा रिलेशनशिप बेहतर करते हैं। ये शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुआ, जब हमने नॉन अलाइन पॉलिसी परस्यू किया और सबके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करवाए। पाकिस्तान का पोजीशन पूरा दुनिया में एक लीडिंग रोल था पाकिस्तान का, पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को लीड कर रहा था, यहाँ तक कि जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस था वो यहाँ लाहौर में हुआ था, और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूरा इस्लामी मुस्लिम उम्मा जो है वो पाकिस्तान में जमा किया था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी पाकिस्तान का बड़ा एक्टिव फॉरेन पॉलिसी थी, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक इंटरनेशनल लीडर फॉरेन बनी। वो पाकिस्तान की पहली और ओनली वज़ीर आज़म है जिसने जॉइंट सेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस से खिताब किया है, मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स का वो स्टैचर रखा है। और फिर सदर ज़रदारी के दौर में अगर आप हमारा फॉरेन पॉलिसी देखें, हमने सीपैक जैसा इनकलाबी मंसूबा शुरू किया। हमारा जो ताल्लुकात थे अफ़गानिस्तान के साथ, इफ़ यू कंपेयर दैट टू मुशर्रफ़्स टाइम, बेहतरी आया, हमने इंडिया के साथ भी कोशिश किया। तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टाइम में मैं समझता हूँ पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी रहा है वो मजबूत रहा है। बट जब भी सिलेक्टिव हुकूमत आता है तब हमारा अनफॉर्चुनेटली फॉरेन पॉलिसी में उतना प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं रहा, उतना इंगेजमेंट नहीं रहा। और अनफॉर्चुनेटली मैं ये पिछली हुकूमत के लिए भी कहना पड़ रहा है कि तब भी हमने अपना फ्रंट फुट पे फॉरेन पॉलिसी नहीं खेली, हमारा वज़ीर फॉरेन मिनिस्टर तक नहीं था, एंड द न्यू गवर्नमेंट हैज़ नॉट डन मच टू इम्प्रेस। मगर अभी जो है वो हमने पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी के दौरान देखा कि आपकी जो पोजीशन थी उसको हुकूमत की तरफ से बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो गए, यहाँ तक कहा गया कि शायद बिलावल भुट्टो जो है वो कोई भारतीय बयानिया जो है वो बयान कर रहे थे। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो मैं समझता हूँ कि इस किस्म का
बचकाना बयान देकर the government is undermining their own hand because it's sort of a lose-lose situation for the government. इन्होंने साबित करना है ऑपोजिशन को, मुल्क को, पूरा दुनिया को कि वो सीरियस है तालिबान तंजीमों के खिलाफ, दहशत गर्दों के खिलाफ कोई टॉलरेंस नहीं होगा, कोई गोरो बैक तालिबान नहीं होगा। और साथ ही साथ जो पार्टी दहशत गर्दों के खिलाफ बोलती है, तालिबान तंजीमों के खिलाफ बोलती है, दहशत गर्दों को बार बार लड़काता है, जब आप खामोश थे, डरा हुआ था, अब उनको जब वो आवाज़ उठाते तालिबान तंजीमों के खिलाफ, अब उनको मुल्क दुश्मन करार देते, तो दैट अंडरमाइन्स योर ओन पोजीशन। मैं समझता हूँ कि पहले भी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुल्क दुश्मन करार दे दिया गया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को एंटी स्टेट करार दे दिया गया, और मैं असूलों की सियासत करता, नज़रियाती सियासत करता हूँ और पाकिस्तान की मफाद में हमेशा सोचूंगा। अनफॉर्चुनेटली बाद में ये लोग इस पॉइंट पर आते हैं कि हम सही थे, हम महबूब वतन थे, लेकिन हमारे यहाँ ये भी एक बहस बिलावल साहब छिड़ जाती है कि शायद उसकी टाइमिंग जो है वो ठीक नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने उन बयानात के बाद पहले इंतराज़ की थी कि बिलावल ये बात बाद में कह सकते थे, मगर अभी मौका नहीं था ये बात कहने। I think that would have been too little too late। और जो लोग जिनके लिए ये कंसिस्टेंट बात नहीं है, जो लोग सिर्फ ये बात करते हैं जब बड़ा दहशतगर्दी वाक़या होता है और फिर खामोश हो जाते हैं, या जब मोदी के प्रेशर में आके ये बातें करते हैं, उनके लिए शायद ये टाइमिंग का सवाल हो सकता है। पर मेरा पोजीशन क्लियर है, मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ पहले दिन से लेके आज तक, मैं वही बात कर रहा हूँ। और अगर अब सही टाइम नहीं है तो सही टाइम कब होगा? सही टाइम तब होगा जब पूरा मुल्क डिमांड कर रहा है, आपकी आवाम डिमांड कर रहा है कि तालिबान तंजीमों के खिलाफ एक्शन लो, तो तब आपने बात करना है। अब ज़रा थोड़ा इंटरनल पॉलिटिक्स और जो मुल्क की सूरत हाल है उस पर आते हैं, और पहले ज़रा मैं पूछना चाहता हूँ इन केसेस के हवाले से, क्या इन केसेस की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाहर निकली है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाहर निकलने की वजह से इन पर ये केसेस हैं? मैं वाज़ेह कर दूँ, मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकली है। अभी तक मैं बस ट्रेन का सफ़र कर रहा हूँ ननकाना तक, इंशाल्लाह ताला जब हम निकलेंगे सबको पता लगेगा। दूसरा, जैसे मैं अपने तकरीरों में भी कह रहा हूँ, हमें एहतसाब से कोई एतराज़ नहीं है, एहतसाब से कभी कोई एतराज़ नहीं रहा, लेकिन अब ज़रूर एतराज़ करेंगे जब हमें लगेगा कि सियासी इंतकाम चल रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रहा है। हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर एहतसाब रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चले, लेकिन अगर आप हर प्रेसिडेंट, पाकिस्तान की हर प्रेसिडेंट जुरिस्डिक्शन पे, इंटरनेशनली हर प्रेसिडेंट जो है जुरिस्डिक्शन पे, वो बाहर फेंकेंगे, और जो केस कराची का केस है, जब FIR कराची का है, जब केस बैंकिंग कोर्ट कराची में चल रहा है, उस केस को आप रावलपिंडी शिफ्ट करेंगे, आप कहेंगे ट्रायल पिंडी में होगा, जब रूल ऑफ लॉ डजंट अलाउ फॉर दैट, जब जस्टिस डजंट अलाउ फॉर दैट, जब इंसाफ डजंट अलाउ फॉर दैट, तो तब हम एतराज़ करेंगे। जब इस मुल्क का सबसे बड़ा अदालत, इस मुल्क का सबसे बड़ा मुल्क मुंसिफ ओपन कोर्ट में कहेगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी बेगुनाह है, किसके कहने पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नाम JIT में डाला गया, और फिर जब रिटन ऑर्डर आता है और उसमें ट्रायल पिंडी शिफ्ट हो जाता है और ये अल्फाज गायब हो जाते हैं, तो फिर हम शिकवा करेंगे। साथ ही साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि हम अदालतें के एहतराम करते हैं, जो भी वो फैसला करेंगे हम उनके फैसले को कबूल करें। हम समझते हैं कि जब अदालत का इज़्ज़त होता है, जब अदालत का एहतराम होता है, जब अदालत आज़ाद होता है, तो उससे पाकिस्तान की जमहूरियत को फ़ायदा होगा। और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होगा, इंशाअल्लाह ताला एक दिन हमें इंसाफ इन कोर्ट से भी मिलेगा। लेकिन तब तक भी हम एहतराम करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल केस पे इंसाफ
ना दे अगर नहीं देना है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस में इंसाफ ना दे, लेकिन हम एहतराम करते रहेंगे, मगर हम नजरियाती सियासतदान हैं, हम उसूलों पर खड़े रहेंगे और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। गुफ्तगू हमारी जारी है, कुछ और भी सवाल पूछेंगे। बिलावल जरदारी हमारे साथ मौजूद है इस तरह के साथ। बतौर चेयरपर्सन आप इन केसेस को किस तरह से देखते हैं? अब देखिए जो पेशियाँ हो रही हैं, जिस तरह से बुलाया जा रहा है, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सफाई देने पर एतराज़ है? सफाई देने पर एतराज़ है? बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है सफाई देने पर, और इसलिए आपने देखा होगा इस पूरा सिलसिला में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सलूक किया गया, दैट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद रूल ऑफ लॉ। आपका शो पे अपील करता हूँ चीफ जस्टिस साहब से, जजेस से, कि ज़रा आपका रिकॉर्ड्स चेक करें, ट्रांसक्रिप्ट्स चेक करें, ये बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। तो मैं लेट मी क्लैरिफाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई एतराज़ नहीं है एहतसाब से। हम चाहते हैं एहतसाब हो, हम चाहते हैं कि सही एहतसाब हो, हम समझते हैं कि अगर इंसाफ होता है, एहतसाब सही एहतसाब होता है, करप्ट लोगों को पकड़ा जाता है, तो उससे जमहूरियत मज़ीद ताकतवर हो जाता है। मगर अगर सियासी इंतकाम होता है एहतसाब के नाम पे, अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होता है एहतसाब के नाम पे, फिर ना सिर्फ जमहूरियत कमज़ोर होता है। आप सिर्फ एक पार्टी के चेयरपर्सन हैं और शरीक चेयरपर्सन आपके वालिद हैं, बट आपकी पार्टी की लीडरशिप भी है। बतौर चेयरपर्सन आप इन केसेस को किस तरह से देखते हैं? अब देखिए जो पेशियाँ हो रही हैं, जिस तरह से बुलाया जा रहा है, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सफाई देने पर एतराज़ है? सफाई देने पर एतराज़ है? बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है सफाई देने पर, और इसलिए आपने देखा होगा इस पूरा सिलसिला में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सलूक किया गया, दैट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद रूल ऑफ लॉ, दैट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद इंसाफ। देखो मैं आपको क्या बता दूँ, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इलेक्शन कैंपेन। ना शायद इस केस का सुओ मोटो नोटिस बनता था, शायद ये सुस्त रवि का शिकार केस था, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हुआ था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका सुओ मोटो लेना इलेक्शन के दौरान वाज प्रॉब्लमैटिक, मुतनाज़ा डिसीजन था। इसलिए मैं तो कोटकी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था धांधली के खिलाफ, इलेक्शन इंजीनियरिंग के खिलाफ, वो तो ब्लैक आउट हुआ, मगर उसके फ़ौरन बाद इस किस्म का सुओ मोटो आना, अवाम इसको सही तरीके से नहीं लेंगे कि इलेक्शन के दौरान इस किस्म का केस का सुओ मोटो लिया जाता है, हमारा मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, और जबकि इतने सारे इश्यूज़ भी थे, धांधली हो रहा था इलेक्शन में, आपका मीडिया ब्लैकआउट था, सेंसरशिप था, ह्यूमन राइट्स के अगर आप पूछते हो तो काफ़ी खिलाफ वर्जी हो रहा था, उस पर अगर खुद नोटिस नहीं लिया जाता है, मगर इस पे खुद नोटिस लिया जाता है, तो थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी नज़र आएगा। दूसरा मेरा समझ में नहीं है कि ये केस सुस्त रवि का शिकार कैसा है। ये केस जो है सुओ मोटो, जो the original case, suo moto was taken on the basis of the fact that this is slackness of the investigation. मगर अगर ये 2016 का केस है जिसका FIR भी काटा गया, जिसका प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी मौजूद है, जो केस बैंकिंग कोर्ट कराची में चल रहा है, तो मेरा समझ में नहीं है कैसे सुस्त रवि हो सकता है। और अगर ये सुस्त रवि है और आप मान भी लेते कि ये सुस्त रवि है, तो फिर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल केस सुस्त रवि का शिकार नहीं है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कत्ल केस सुस्त रवि का शिकार नहीं है, बघोरा मुशर्रफ का गद्दारी केस सुस्त रवि का शिकार नहीं है, असगर खान केस सुस्त रवि का शिकार नहीं है। पर नाइंसाफ़ी वहाँ नहीं रुकता, नाइंसाफ़ी वहाँ नहीं रुकता। अगर आप ये जो केस के हियरिंग डेट्स निकाल के देखें, और फिर उसको कंपेयर करें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के साथ, स्पीकर के इलेक्शन के साथ, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के साथ, ये कोरिलेशन डिस्टर्बिंग है। उसके बाद जब आप ओपन कोर्ट में कहते हो कि बैलेंसिंग की वजह से आपको JIT बनाना है, तो वो भी मेरे लिए कंफ्यूजिंग है, इसलिए कि बैलेंसिंग कोई लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है।
बैलेंसिंग को रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट नहीं है। और फिर जब आप वो JIT बनाते हो, उस पे आप ISI बिठाते हो, तो फिर ये भी मैं समझता हूँ सही प्रेसिडेंट नहीं है। ये एक गैर जमहूरी प्रेसिडेंट है। एक इदारा जो कि गैर मुतनाज़ा होना चाहिए, गैर सियासी होना चाहिए, फौरन मुतनाज़ा और सियासी बन जाता है। लेकिन नाइंसाफ़ी वहाँ भी नहीं रुकता है। अच्छा। उसके बाद भी ना, ये आप सोचे कि 6-7 महीने के लिए ये पूरा सब कुछ हो रहा है। मीडिया ट्रायल भी हो रहा है, मुख्तलिफ फोरम्स के सामने हमारा ट्रायल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हमारे बारे में बात किया जा रहे हैं, राइट, मेरे बारे में, CM मुराद अली शाह साहब के बारे में। मगर हमें एक बार भी ना नोटिस किसी कोर्ट का, ना मौका हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, ना इंसाफ ये कहता है कि आप ना सजा सुना सकते हो, ना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो विदाउट आस्किंग द इंडिविजुअल। कल जब मुराद अली शाह नया पेश हुआ, वो पहली बार था कि वो किसी सवाल का जवाब दे रहा है। ये किस किस्म का इंसाफ है? और फिर उसका ऊपर when the chief justice says in open court कि बिलावल भुट्टो जरदारी बेगुनाह है, किसके कहने पे इसका नाम डाला गया, और वो नहीं होता है ऑर्डर पे। फिर हम रिव्यू में जाते हैं, हमें सिर्फ 3 मिनट के लिए सुना जाता है और फिर कहा जाता है कि ऐसा हुआ ही नहीं। फिर मैं वो समझता हूँ कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक इनोसेंट मिस्टेक हो सकता है। ये कैसा मुमकिन है जब पूरा पाकिस्तान का मीडिया मौजूद है, जब पूरा लॉयर कम्युनिटी मौजूद था, पूरा पाकिस्तान ने सुना, सुप्रीम कोर्ट का मीडिया सेल जो कि बहुत एक्टिव मीडिया सेल होता था, जहाँ से कोई कॉन्ट्रडिक्शन या क्लैरिफिकेशन नहीं आया। तो ये मुमकिन कैसा है? मैं अपील करता हूँ, आपका शो पे अपील करता हूँ चीफ जस्टिस साहब से, जजेस से, कि ज़रा आपका रिकॉर्ड्स चेक करें, ट्रांसक्रिप्ट्स चेक करें, ये बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। तो मैं लेट मी क्लैरिफाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई एतराज़ नहीं है एहतसाब से। हम चाहते हैं एहतसाब हो, हम चाहते हैं कि सही एहतसाब हो। हम समझते हैं कि अगर इंसाफ होता है, एहतसाब सही एहतसाब होता है, करप्ट लोगों को पकड़ा जाता है, तो उससे जमहूरियत मज़ीद ताकतवर हो जाता है। मगर अगर सियासी इंतकाम होता है एहतसाब के नाम पे, अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होता है एहतसाब के नाम पे, फिर ना सिर्फ जमहूरियत कमज़ोर होता है, मगर फिर करप्शन भी बढ़ता है। तो जो असल करप्ट है उनके खिलाफ हमारी गुफ्तगू अभी जारी है। कुछ और भी सवालात हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत से जुड़े हैं। वो सवालात हम चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, या आपके ज़हन में कुछ और है? मैं हमेशा प्रो पीपल पॉलिटिक्स करता हूँ, और जब तक अवाम के मफाद में पॉलिसीज़ चलेंगे, जब तक अवाम के मफाद में डिसीजंस लिया जाएगा, मेरा कोई एतराज़ नहीं होगा। जब अवाम के हुकूक पर डाका डाला जाएगा, जब अवाम के हुकूक छीने जाएंगे, तो फिर मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूँ, और मुझे अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा। क्या बिलावल पार्टी को चला रहा है या पार्टी बिलावल को चला रही है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पाकिस्तान की मुस्तकबिल जमहूरियत में है, पाकिस्तान की अवाम की मुस्तकबिल जमहूरियत में है। अगर हमें पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करना है, अगर हमें पाकिस्तान में तरक्की ले आना है, स्टेबिलिटी ले आना है, तो फिर जमहूरियत ज़रूरी है। साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि पाकिस्तान की तारीख में हमारे इतने सारे डिक्टेटरशिप्स रही हैं, और ये जो सफ़र है ये एक लंबा सफ़र है। कभी हम एक कदम आगे, कभी हम एक कदम पीछे रहेंगे। हमें सब इदारों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, मगर आखिर में जमहूरियत ही चलेगा पाकिस्तान में, और सब
ادارے اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرنا پڑے گا اگر پاکستان کو ترقی کرنا ہے. کنفرنٹیشن چاہتے ہیں, ریکنسیلیشن چاہتے ہیں, یا آپ کے ذہن میں کچھ اور ہے؟ میں ہمیشہ پرو پیپل پالیٹکس کرتا ہوں, اور جب تک عوام کے مفاد میں پالیسیز چلیں گے, جب تک عوام کے مفاد میں ڈیسیجنز لیا جائیں گا, میرا کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جب عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے گا, جب عوام کے حقوق چھینے جائیں گے, تو پھر میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں, اور مجھے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گا. لاسٹ کوشچن, پارٹی پالیٹکس, کیا بلاول پارٹی کو چلا رہا ہے یا پارٹی بلاول کو چلا رہی ہے؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک ہی چیز ہو, لیکن یہ جو ہمارا جدوجہد ہے جو 3 نسلوں سے چلتا آ رہا ہے, جمہوریت کے لیے, انسانی حقوق کے لیے, معاشی انصاف کے لیے, اس کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور محنت کرنی پڑے گی. ہمیں اپنا میسج کو, اپنا نظریہ کو گھر گھر تک پہنچانا پڑے گا. کچھ پاکستان کی مستقبل, پاکستان کی مفاد, پاکستان کی جیت صرف اور صرف شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ لحاظ سے. پارٹی دوبارہ آپ کو لگتا ہے اپنا مقام حاصل کرے گی؟ انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ بلاول بھٹو صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ کا یہ سوالات تھے جو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے سامنے رکھے, اور ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے, کس فگر پر جاتی ہے, اور آنے والے دن جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والا 1 مہینہ 1.5 مہینہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑا ہی اہم ہوگا. یہ تعین کرے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی, اور خاص طور پر نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ جو اب ملک کی سیاست کی بات کرتے ہیں, یہ اب کس فگر پر جو ہے وہ چلتی ہے. چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو, وہاں پر بھی جو ہے وہ بڑا کردار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, چاہے وہ اندرونی سیاست ہو, چاہے وہ نیشنل ایکشن پلان ہو, اور چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہو, پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اس کے اقتدار کی بات. تو یہ سوالات ہیں جو آج ہم نے بلاول بھٹو زرداری کے سامنے رکھے. آج کے پروگرام سے میں میزبان امانت کو اجازت دیجیے. اللہ کے حفاظت. میں ہوں رحمان اظہر, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں, اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں.